हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के पुनर्जागरण के बारे में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनर्जागरण का कारण क्या था? ठीक है, किस कारण पुनर्जागरण हुआ? तो एक कारण था भारत में सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। उस समय के भारत में अंधविश्वास पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थी। ठीक है, एक तो ये कारण था, तो उस समाज को इससे निकालना था। दूसरा क्या था कि ईसाई धर्म 1813 में ईसाई मिशनरियों को ये जो है छूट मिल गई कि वो भारत में आकर अपना प्रचार प्रसार ईसाई धर्म का करें। तो वो लोग जो है कन्वर्ट करवाने लगे हिंदुओं को ईसाइयों में। तो इस कन्वर्जन को रोकने बहुत ज़रूरी था, इसीलिए पुनर्जागरण चालू किया गया, शुरू हुआ। तीसरा है प्राच्यवादियों का प्रभाव। प्राच्यवादी और पाश्चवादी यहाँ पे दो हैं। प्राच्यवादी मतलब पुरानी सोच के, मतलब पुरानी सोच नहीं, अपनी पुरानी संस्कृति से रिलेट करके आगे चलने वाले, ठीक, जो अपनी पुरानी संस्कृतियों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो प्राच्यवादी में अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे और वो इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। ठीक है, और कहा कि भारत को अपने जो प्राचीन ग्रंथ हैं उस पर आत्मगौरव होना चाहिए। तो उन लोगों का भी कुछ इसमें योगदान रहा। चौथा कारण है कि अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का विरोध। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी विचारधारा का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसी को रोकने के लिए इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में पहले पड़ा। इसके नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया और इसको रोकने के लिए भी जो है पुनर्जागरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला नाम आएगा आपका राजा राम मोहन राय। ये क्या हैं? तो बंगाल में शुरू सुधार आंदोलन शुरू होगा। नेतृत्व इसके कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय जी। इसी कारण इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाएगा। कहीं कहीं कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ये जो पुनर्जागरण शब्द दिया गया है इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शब्द होना चाहिए नवजागरण। ठीक है, पुनर्जागरण मतलब क्या होता है कि एक सभ्यता थी जो कि बहुत अच्छे से चल रही थी, बीच में वो ख़त्म हो गई और फिर दोबारा उसको शुरू किया गया, तो ये हो गया पुनर्जागरण। नवजागरण क्या है कि एक सभ्यता थी, अच्छे से चल रही थी, बीच में उसका डिक्लाइन फेस आया, घटी और फिर बाद में बढ़ी और उसको कहा जाएगा नवजागरण, मतलब नई शुरुआत की गई। ठीक है, तो भारत के जो पुनर्जागरण है उसको नवजागरण शब्द से बहुत लोगों ने कहा कि इसको संबोधित करना चाहिए, हमें पुनर्जागरण शब्द नहीं संबोधित करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना मसला है, वो अलग का, मेंस वगैरह में आप लिख सकते हैं। तो इसी कारण इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। किसको? राजा राम मोहन राय को। आंदोलन के प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता इनको कहा जाता है। आधुनिक भारत का पहला महान नेता राजा राम मोहन राय को एक दृष्टि में देख लीजिए। इनका जन्म 1774 में बंगाल में हुआ था। प्रथम ग्रंथ इनका है तो उसका नाम है तोहफल उल मुहिउद्दीन। ये जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। एकेश्वरवादियों के बारे में इसको लिखा गया था, तोहफल उल मुहिउद्दीन। ठीक, 1817 में डच घड़ी साज डेवियर के सहयोग से, ठीक है, साज डेवियर के डेविड हेयर, नाम याद रखिएगा, डेविड हेयर। ठीक, साज डेविड हेयर। तो इनके सहयोग से इन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, हिंदू कॉलेज और संस्कृत कॉलेज में जो है कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कौन कर रहा है? डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय जी कर रहे हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। ठीक, तो ये घटनाक्रम याद रखिएगा। 1830 में मुगल सम्राट अकबर सेकंड, उस समय अकबर सेकंड राजा था, तो इसने राजा की उपाधि दी राजा राम मोहन राय जी को। इनका नाम था राम मोहन राय। तो राजा की उपाधि थी, ये कहीं के राजा थे नहीं, इनकी उपाधि थी राजा की।
और ये उसके बाद इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई 1833 में, ठीक है। और इनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से इंग्लैंड में ही कर दिया गया। इनका पहला ग्रंथ जो है क्या है, तो तोहफत उल मुहियुद्दीन, एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। तोहफत मतलब तोहफा, उल मुहियुद्दीन मतलब एकेश्वरवादियों, तो एकेश्वरवादियों को उपहार ये प्रकाशित हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया, ठीक, कि ईश्वर एक है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे ब्रह्म समाज की स्थापना करके, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि इनके पास दो घर थे। एक में जो है केवल ये ईसाई थे, वहाँ पे हिंदू धर्म का कोई नाम नहीं था, और दूसरे में ये केवल हिंदू थे, उसमें ईसाई धर्म का कोई नाम नहीं था, नाम निशान, ठीक है। तो ये दोनों में महान ज्ञाता थे। कुल कहने का मतलब यही है कि दोनों में महान ज्ञाता थे, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सोचते और समझते थे। ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। 1828 में इसकी स्थापना होती है। 1833 में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में, तो इसका नेतृत्व दे दिया जाता है द्वारिका नाथ टैगोर को, ठीक। द्वारिका नाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व पा जाते हैं कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। अब देवेंद्र नाथ टैगोर से केशव चंद्र सेन जुड़ जाएंगे और इन दोनों में जो है टकराव होगा, और 1865 में ये जो है ग्रुप टूट जाएगा दो भागों में। तो केशव चंद्र सेन अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज बना लेंगे, अलग एक स्थापना करेंगे भारतीय ब्रह्म समाज की, कब, 1865 में, ठीक है। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो चला रहे थे अभी तक ब्रह्म समाज, उसका नाम बदल कर देंगे आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब पुराना, तो आदि ब्रह्म समाज इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर वाले का नाम हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन जो समाज चलाएंगे उसका नाम हो जाएगा संस्था का भारतीय ब्रह्म समाज। तो पूछता है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने 1865 में। अब केशव चंद्र सेन वाला जो था भारतीय ब्रह्म समाज, इसमें एक जो है क्या होगा कि इनके प्रयासों से सरकार 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करती है, ठीक है। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन द्वारा चलाया जा रहा था, इसमें फूट पड़ जाएगी, और केशव चंद्र सेन के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो कितने ब्रह्म समाज होंगे, पहले ब्रह्म समाज चल रहा था, फिर आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में टूट गया। अब भारतीय ब्रह्म समाज टूट गया किसमें, साधारण ब्रह्म समाज में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बने, आनंद मोहन बसु, ठीक है। आइए इसको फिर से देख लीजिए। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, आनंद मोहन बसु, एवं उनके सहयोगी। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब राजा राम मोहन राय के बारे में खत्म हुआ, अब एक आएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी वेदोता के कारण इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। विद्यासागर इनका नाम नहीं था, इनको उपाधि मिली हुई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्वान थे। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और इन्होंने जो अपना सबसे ज़्यादा काम किया विधवा पुनर्विवाह के रूप में किया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह के रूप में इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में जो है ये सफल हुए बाद में। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करती है, ठीक है। 1856 याद रखिएगा सन भी, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो जाता है, ठीक है। स्त्री शिक्षा के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से, ये बेथुन स्कूल के निरीक्षक थे, तो इसकी हैसियत से इन्होंने 35 बालिका विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी पूरे देश में। यंग बंग आंदोलन, तो यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, याद करने का ट्रिक यह है, डेरो मतलब डेयर वाला आदमी, तो कौन रहेगा, यंग आदमी डेयर वाला रहेगा, और जियो अगर डेयर है तो जिएगा, है ना। बंग मतलब सबसे जो है लड़ झगड़ के भी कैसे रहेगा, जिएगा,
तो डेरोजियो यंग बंग आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, ये जो है आधुनिक पाश्चात्य विचार के से प्रभावित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी जाति के पिता के रूप में डेरोजियो को स्वीकार किया था। याद रखिएगा इस जो है कथन को। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज किसने चलाया? अब प्रार्थना कौन चला करेगा? कोई पंडित होगा, ठीक है, या पांडु, गांव में उसको कहते हैं, है ना, पांडु है मतलब बेवकूफ़ है या बहुत ज़्यादा सीधा साधा है। तो याद करने का ट्रिक क्या है? इसको चलाया था पांडुरंगा ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में चलाया था। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। मैं कोई बेइज्जती करने की स्वरूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो पांडुरंगा ने क्या किया था? प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन से प्रेरणा ली और इसकी स्थापना की, आत्माराम पांडुरंगा ने। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे की? बम्बई में। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 1867 में की थी, आत्माराम पांडुरंगा ने की थी और बम्बई में की थी। 1869 में महादेव गोविंद रनाडे और R.G. भंडारकर इसमें सदस्य के रूप में जुड़ गए। परमहंस मंडली के बारे में पढ़ेंगे। तो 1849 में आत्माराम पांडुरंगा ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। लेकिन बाद में क्या होता है कि यह जो परमहंस मंडली होती है, इसमें जो है देखा जाता है कि ये ईसाई धर्म के अनुष्ठानों का नकल कर रहे हैं। ईसाई धर्म के जैसे ये लोग उसको भी अपनी मंडली को चला रहे थे। तो इससे जनता इस पर संदेह करने लग गई और अंत में 1860 में परमहंस मंडली बंद हो जाती है। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि शुरू कब की गई थी? 1849 में। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। M.G. रनाडे इसके वास्तविक संस्थापक थे एवं उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? M.G. रनाडे को। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, और ये वास्तविक संस्थापक किसके थे? वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको, किसका? तो ये जो है परमहंस मंडली का नहीं। यहाँ पे देखिए परमहंस मंडली कॉमा में दिया हुआ है। यहाँ पे जो प्रार्थना समाज है उसका वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो आप बताएंगे महादेव गोविंद रनाडे को, और संस्थापक पूछेगा तो आत्माराम पांडुरंगा इसके संस्थापक थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की? 1875 में एक रूसी महिला H.P. ब्लावात्स्की एवं अमेरिकी सैनिक अधिकारी H.S. अलकाट ने इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना करते हैं लोग। फिर क्या करते हैं? 4 साल बाद 1879 में भारत आते हैं और मद्रास के निकट अड्डयार जगह पर 1882 में इसका मुख्यालय स्थापित करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? अड्डयार में। 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ली थी। ठीक है, उसके बाद वो भी भारत आती हैं और 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा के रूप में चुनी जाती है। कब? 1907 में। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की एनी बेसेंट ने 1898 में। ठीक है, फिर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आजकल जो कि BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम जो जाना जाता है विश्वविद्यालय। इसका पहले नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और इसका स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने 1898 में। आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम था मूल शंकर, ने बम्बई में की थी। ठीक है, 1877 में अपना मुख्यालय इन्होंने लाहौर में बनाया। तो ये याद रखिएगा कि मुख्यालय कहाँ पर था आर्य समाज का? लाहौर में। स्वामी जी ने जो बोला कि वेदों की तरफ लौटो, इसका नारा दिया किसने? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया था। इन्होंने छुआछूत, जन्ममूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। और भारत का सुकरात कौन है?
तो सुकरात हैं आपके एम.जी. रानाडे जी। ठीक है। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक हिंदी ग्रंथ प्रकाशित करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन किनके लिए चलाया गया? जो ईसाई मिशनरियाँ हिंदुओं को ईसाई बना दी थी, उससे जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जो ईसाई हिंदू बन चुके थे उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए चलाया गया शुद्धि आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा शुद्धि आंदोलन किस सोसाइटी ने चलाया था, या किस संस्था द्वारा चलाया गया था, या किसके द्वारा चलाया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक। 1902 में मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की व्यवस्था स्थापना की थी। सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये इसके संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन के। इन्होंने इसका नाम अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। 1893 में इन्होंने अमेरिका में जो सम्मेलन हो रहा था विश्व गुरुओं का, उसमें जो है धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और इनका वहाँ पर इतना ज़्यादा नाम हो गया था, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने छापा था अपने अखबार में कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे। वहाँ पर इनको साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहा जाता था। कहाँ पर? पश्चिमी देशों में। ठीक है, अमेरिका में नहीं, पश्चिमी देशों में सब आ जाता है, यूरोप अमेरिका सब। तो साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहा जाता था, मतलब भारत का तूफानी संत, भारत का तूफानी संत। ठीक है, भारत का तूफानी संत ये कहा जाता था पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद जी को। 1897 में इन्होंने बड़ा नगर या बारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की, और 1899 2 साल बाद बेल्लूर में पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है में एक मठ की स्थापना की। ठीक है। रामकृष्ण मठ का क्या कार्य था? तो यह ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं जो धर्म प्रचार के मुख्य आधार हैं। और रामकृष्ण मिशन का क्या है मतलब? यह समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। मालाबारी प्रस्ताव, हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई में एक पारसी बहराम जी मालाबारी आगे आए। ठीक है, पारसी थे, नाम था बहराम जी मालाबारी। इन्होंने जो है सरकार से दरख्वास्त की कि हिंदू कन्याओं का जो विवाह का उम्र है कम से कम 12 वर्ष करना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रस्ताव को मालाबारी प्रस्ताव कहा गया। 1891 में यह प्रस्ताव इन्होंने रखा था और ये पारित हो गया। 1884 में प्रस्ताव रखा था और 91 में पारित हो गया। और हिंदू महिलाएं, जो हिंदू बच्चियां थीं, उनके विवाह की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष जो है निर्धारित कर दी गई, न्यूनतम आयु। ठीक है, उसके ऊपर ही करना है विवाह। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था क्योंकि ये घोर राइटिस्ट थे, मतलब राइट विंग के नेता थे। ठीक है, और राइट विंग के नेताओं में क्या आदत होती है कि वो अपने पुरानी जो है पद्धतियों को छोड़ते नहीं जल्दी। शारदा एक्ट 1929 में अजमेर के निवासी हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार आयु जो पुरुषों की होनी चाहिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कन्याओं की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन। अभी तक हिंदुओं के बारे में संस्थाओं को देखा गया कौन कौन सी संस्था आई सुधारने के लिए, अब मुस्लिमों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो अलीगढ़ आंदोलन होता है, सर सैयद अहमद खां इसको शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1839 में आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर नियुक्त हुए। 1841 में मुंसिफ की परीक्षा दी और मैनपुरी में नियुक्ति हुई। 1857 में विद्रोह के समय बिजनौर में सदन अमीन के पद पर नियुक्त थे। 1864 में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। गाजीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 में। ठीक, साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य क्या था? तो अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था जिससे आम मुसलमान उसको पढ़ सके। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1878 में कॉलेज
एवं 1820 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया ये, ठीक है। 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में एवं 1888 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1898 में अलीगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये विचारों का प्रचार प्रसार तहजीब उल अखलाक नाम की पत्रिका से करते थे। अपने विचारों को तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में लिखते थे। तो याद रखिएगा, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका किसके विचारों से ओतप्रोत थी? तो जो है सर सैयद अहमद खां, ठीक है। यही एक मुसलमानों में बड़े नेता थे जो कि सबसे ज़्यादा फेमस थे मुसलमानों में सुधार लाने के लिए। देवबंद आंदोलन कब हुआ? तो देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने देवबंद आंदोलन सहारनपुर में एक स्कूल में खोला था, ठीक है। और देवबंद स्कूल का मेन मकसद था कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, मतलब पश्चिमी संस्कृति है, उसको ख़त्म करना है, अपने लोगों तक नहीं पहुंचने देना है और उनको केवल कुरान और हदीस की बातें ही बतानी है। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था, ठीक है। जो अलीगढ़ आंदोलन है, सर सैयद अहमद खां जिसको लीड कर रहे हैं, उसमें अंग्रेजी शिक्षा देनी है, लोगों को साइंटिस्ट बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। लेकिन जो यहाँ पे जो सहारनपुर में चलाया गया देवबंद आंदोलन, ये जो है अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध है, क्योंकि ये अंग्रेजी शिक्षा नहीं देना चाहता है और ये कुरान और हदीस तक ही लोगों को सीमित रखना चाहता है, ठीक। अहमदिया आंदोलन चलाया गया। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इन्होंने पंजाब में कादियान नामक स्थान से 1889 में आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। 1891 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित कर दिया था, ठीक है। किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1891 में। 1904 में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था, ठीक है। एकदम पागल टाइप के आदमी थे, कभी कृष्ण बन रहे हैं, कभी मसीहा बन रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो आप सब पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव थे, ठीक है। 1910 के बाद की गई थी इसकी स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की थी। जो ब्राह्मण आंदोलन था उसके विरोध में किया गया। 1843 एक्ट 5 में भारत में गुलामी प्रथा को बंद कर दिया, गैर कानूनी बना दिया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ठीक है। ये बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव भी हैं, नारायण भी हैं, तो ये देव समाज की स्थापना करेंगे ना। तो देव समाज की स्थापना कर रहे हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में इसकी स्थापना लाहौर में की। ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे और बाद में देव समाज इन्होंने स्थापित किया। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास देख लेते हैं। तो सबसे पहला समाचार पत्र जो है शुरू किया गया 1780 में। बंगाल गजट नाम से इसको प्रकाशित किया। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है। इसको बाद में बंद कर दिया गया था क्योंकि ये कंपनी की आलोचना करता था। अच्छा, समाचार पत्र तो चला रहे हो, लेकिन ये बताइए कि छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस जो है कौन लेकर आया था भारत में? तो ये पुर्तगाली लेकर आए थे। 1557 ईस्वी में गोवा में कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी थी। कहाँ पर? गोवा में, ठीक है, 1557 में, ठीक। 1818 में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। कब? 1818 में। बर्किंघम ही वह पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के स्वरूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप उसी ने दिया था। किसने? बर्किंघम ने, ठीक है। तो प्रेस का वास्तविक जनदाता कौन है भारत में? बर्किंघम। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र है, 1816 में शुरू किया गया था। कलकत्ता में
गंगाधर भट्टाचार्य जी ने बंगाल गजट नाम से। ठीक है, अब आइए कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष और उनके संस्थापक का नाम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पहले इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये जो है दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसको हम पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1780। बंगाल गजट जेके हिक्की इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में चलाया गया अंग्रेजी भाषा में। 1818 में दिग्दर्शन चलाया था मार्स मेन ने। ठीक है, मार्स मेन ने कलकत्ता में बंगाली भाषा में। 1821 संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने चलाया था, कलकत्ता में बंगाली भाषा में चलाया था। ठीक है, 1822 में मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में फारसी भाषा में। ओके, मिरातुल अखबार। 1853 में हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक, हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, बहुत बार पूछा जा चुका है। 1853 में शुरू किया गया था। कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में ये लिखा जाता था। 1859 में सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाया, कलकत्ता में बंगाली भाषा में लिखा गया। 1861 में इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने चलाया था। देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम ज़्यादा फेमस है इंडियन मिरर के लिए, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इसको चलाया था कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। याद करने की ट्रिक है, इंडियन मिरर। मिरर शीशा कौन देखता है बार बार अपने आप को, जो सुंदर समझता है या अपने आप को सजा संवरा रखने की कोशिश करता है। देवेंद्र कौन है? इंद्र महाराज, जो कुछ नहीं आता है वो केवल मदिरा में डूबे रहते हैं। देवाधिदेव मतलब देवों के सुरों के क्या हैं, राजा हैं देवों के। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कोई काम नहीं था, केवल मतलब मान लो फोकट का आदमी हरदम शीशा बैठे देख रहे हैं। ठीक है, और मनमोहन मतलब भगवान कृष्ण जो कि बहुत सुंदर है ना। तो वो याद रखने की ट्रिक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में इसको चलाया गया था 1861 में। 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस चलाया गया, अंग्रेजी प्रेस ने इसको चलाया था। बम्बई में जो है अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी भाषा में इसको चलाया गया। अमृत बाजार पत्रिका इम्पॉर्टेंट है फिर से ये। ठीक है, 1868 ईस्वी में इसको चलाया गया था। मोतीलाल घोष और शिशिर घोष द्वारा चलाया गया कलकत्ता में बंगाली भाषा में। 1873 में बंग दर्शन चलाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। 1878 में हिंदू पत्रिका निकाली गई बी राघवाचार्य द्वारा मद्रास में अंग्रेजी भाषा में। बंगाली 1879 में चलाई गई एस एन बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। 1881 में केसरी केलकर द्वारा चलाई गई बम्बई में मराठी भाषा में। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने चलाया 1903 में। महात्मा गांधी ने चलाया था इसको दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में। 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम कृष्ण वर्मा ने चलाया था लंदन में अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। 1906 में युगांतर चलाया गया बारिंद्र घोष भूपेंद्र पंत द्वारा। ठीक है, भूपेंद्र पंत इसके क्या थे, संपादक थे युगांतर के। कलकत्ता में इसको चलाया गया बंगाली भाषा में। 1910 में प्रताप नामक अखबार चलाया गया गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप चलाया गया कानपुर में हिंदी भाषा में। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले तो बिल्कुल याद रखिएगा रट के। 1913 में गदर नामक अखबार निकाला गया लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में भी इसको चलाया गया। 1914 में कॉमनवेल्थ चलाया गया एन बेसेंट द्वारा बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा 1914 में ही चलाया गया था बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। 1919 में इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने निकाला था इसको इलाहाबाद अंग्रेजी भाषा में। 1919 में नवजीवन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद गुजराती भाषा में निकाला था। 1919 यंग इंडिया महात्मा गांधी ने अहमदाबाद अंग्रेजी भाषा में निकाला था। ठीक है, 1933 में हरिजन महात्मा गांधी ने पुणे में हिंदी भाषा में निकाला था। ठीक है, 1933 में
चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना के यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया गया था। ठीक, पूना पैक्ट के बाद में इसको निकाला गया था। पूना पैक्ट किसी किसके बीच में हुआ था समझौता, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा। और किस भाषा में? उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था लाहौर से। ठीक है, 1920 में। यह दैनिक पत्र था। इसके अतिरिक्त ये अंग्रेजी में द पीपुल नामक साहित्यिक पत्र भी निकालते थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से, ठीक है, गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित किया गया। जो प्रथम अंक गदर का था वो उर्दू में प्रकाशित किया गया था। यह पत्र उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित किया गया था। चारों भाषा इसको याद रखिएगा किस किस भाषा में, क्योंकि पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी और गुरुमुखी। बंगाली और गुजराती में नहीं निकाला गया था, ध्यान करके याद रखिएगा। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू की। इसने समाचार पत्रों के पत्रेक्षण अधिनियम 1799 पारित कर समाचार पत्रों का युद्धकालीन सेंसर लगा दिया था। ठीक है। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। और बाद में ये ऐसा एक अधिनियम लेके आएगा कौन? लॉर्ड लिटन। ठीक है, उसको समाप्त करेंगे लॉर्ड रिपन। ओके, तो चलिए ये क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे गवर्नर एवं गवर्नर जनरल और वायसराय जो कि भारत में आए और यहाँ की सत्ता को संभाला। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ओके, मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।